क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 500% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले खंड बी में, सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आपको 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिनमें से 10 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए रहेगा। ठीक है, यानी 20 अंक का ये 10 क्वेश्चन है। चलिए फिर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी लगातार प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है कि मानव विकास के किन्हीं 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि रिटर किस देश से संबंधित है। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल 500% रियल पेपर है और इसमें जो आंसर बताएंगे आपको देखने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लिंग अनुपात क्या है, और 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि व्यापारिक अन्य कृषि के 2 उत्पादों के नाम लिखें। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि मातृ उद्योग किसे कहा जाता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। और 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चतुर्थक सेवाएं क्या है, और यही आपका जो है ओरिजिनल पेपर का कोड है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। और 11 नंबर क्वेश्चन में बाह्य स्रोतीकरण क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में बाह्य स्रोतीकरण क्या है। और 12 नंबर क्वेश्चन में पनामा नहर से जुड़े 2 महासागरों के नाम लिखे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मुक्त व्यापार क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के 2 किला नगरों के उदाहरण दीजिए। और फिर यहाँ हम लोग अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दें, क्योंकि आपको मात्र 20 प्रश्नों में से 10 को बनाना है तो 1 से 10 तक का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर आपको चुन करके देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दुग्ध कृषि की विशेषताओं की वर्णन कीजिए। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर मार्ग के महत्व का वर्णन करें। और फिर यहाँ देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकृत कीजिए। चलिए अब इसमें हम लोग लगातार सभी प्रश्नों का एक से उत्तर देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन यह है 1 नंबर में पूछा हुआ है कि मानव विकास के किन्हीं 2 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखना है आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी लिखेंगे कि मानव विकास के किन्हीं 2 प्रमुख घटकों के नाम निम्नलिखित है। और पहला पॉइंट बना के लिखना है स्वास्थ्य और दूसरा में शिक्षा। बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि रीटर किस देश से संबंधित है। तो लिखना है कि रीटर जर्मनी से संबंधित है। बस इतना ही आपको लिख देना है, 2 अंक 100% मिलेंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा हुआ है, तो उत्तर में लिखना है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक निम्नलिखित है। और फिर उसके नीचे पॉइंट 1 नंबर बना के लिखना है स्थलाकृति और दूसरा पॉइंट में लिखना है जलवायु। ठीक है, चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लिंग अनुपात क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। बिल्कुल इजी परिभाषा है कि प्रति जो 1000 पुरुष होते हैं उन पर जितनी स्त्रियों की संख्या होती है उसे ही लिंग अनुपात कहा जाता है। चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्यावसायिक अन्य कृषि के 2 उत्पादों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यावसायिक अन्य कृषि के 2 उत्पादों के नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में गेहूँ लिखेंगे और दूसरा नंबर पॉइंट में मक्का लिखेंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में
देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मातृ उद्योग किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस उद्योग से अन्य उद्योगों का विकास होता है उसे मातृ उद्योग कहा जाता है, ठीक है। वैसा उद्योग जिससे किसी दूसरे उद्योग का विकास हो उसे क्या कहते हैं, मातृ उद्योग कहते हैं। जैसे में उदाहरण के लिए लोहा इस्पात को ले लिया जाए, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग जो है, सभी उद्योगों का जन्म लोहा इस्पात उद्योगों से ही हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे मातृ उद्योग कहा जाता है। जैसे में मशीन बनाने के लिए उपकरण, वाहन निर्माण इत्यादि अनेक जो सामग्री बनते हैं सब में लोहा इस्पात उद्योग शामिल होता है, ठीक है। तो लोहा इस्पात उद्योग को मातृ उद्योग के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक होता है, ठीक है, जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। बस बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको याद रखना है कि किसी देश से आयात के मतलब वहाँ से अगर कोई सामान आ रहा है, ठीक है, और निर्यात मतलब यहाँ से कोई सामान जा रहा है, तो बोल रहा है कि जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक होता है, यानी इधर से जितना हम लोग अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजते हैं उससे अधिक अगर हम दूसरे देशों से खरीद ले अपने देश में सामान, तो इसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी बेचने के बजाय ज़्यादा दूसरे देशों से खरीद लेना ही किसी वस्तु को क्या कहलाता है, ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर में। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योगों के नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे मुंबई, फिर उसके नीचे वाला लाइन में दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे अहमदाबाद, और फिर उसके नीचे तीसरा नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे सूरत, और चौथा नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे कानपुर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि चतुर्थक सेवाएं क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि उच्च कोटि की सेवाएं जैसे कि अनुसंधान, सूचना तकनीक जिसे आईटी कहा जाता है, परामर्श यानी कंसल्टेंसी, और शिक्षा आदि को चतुर्थक सेवाएं कहते हैं। इस चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो रिसर्च आता है, आईटी आता है, और परामर्श यानी कंसल्टेंसी आता है, और एजुकेशन शिक्षा आता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, ठीक है, कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो पहला नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, उत्तर में पहले इसको लिख लेंगे कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, और पहला नंबर पॉइंट में बना के लिखना है प्राकृतिक सौंदर्य, यानी पर्वत, समुद्र तट, झीलें, झरने, वनस्पति, ये जो भी हैं प्राकृतिक सौंदर्य, ये सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। जितने लोग जाते हैं कहीं घूमने के लिए, घूमना ही एक पर्यटक कहलाता है। तो लोग कहाँ जाते हैं, या तो किसी पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, या समुद्री तटों वाले क्षेत्रों में जाएंगे, या कहीं झील जहाँ है वहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, या झरने या वनस्पतियों को देखने के लिए। और ये सभी क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य हैं, ठीक है। यानी पर्यटकों को अपनी ओर खींचने, आकर्षित करने वाला जो पहला कारक है उसमें क्या लिखेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य। चलिए फिर दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर, इसी क्वेश्चन के दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है। यानी वैसा कोई जगह जहाँ ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर मौजूद हो। जैसे में दिल्ली का जो लाल किला है, ठीक है, कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ लोग देखने के लिए अधिक मात्रा में जाते हों, या कोई स्मारक हो गया, या संग्रहालय हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो भी किले, मंदिर, संग्रहालय, स्मारक होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग वहाँ बड़ी संख्या में उन चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है धार्मिक महत्व, यानी तीर्थ स्थल, पूजा अर्चना के स्थान, यानी धार्मिक जो स्थल हैं ये भी पर्यटक को आकर्षित करने वाला जगह होता है, जहाँ
लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं या फिर उस तीर्थ स्थल को देखने या घूमने जाते हैं। तो ये भी एक कारक है धार्मिक महत्व की दृष्टि से, तीर्थ स्थल और पूजा अर्चना के स्थान। चलिए फिर चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे मनोरंजन व साहित्यिक गतिविधियाँ, यानी खेल, ट्रैकिंग, सफारी, पर्वतारोहण, ये सभी जो हैं ये भी क्या हैं, पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करने के कारक हैं। और फिर पांचवा नंबर पॉइंट में हम लोग लिख लेंगे सुविधाएं, यानी पर्यटक को आकर्षित करने के लिए यातायात की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, रहने के लिए आवास होना चाहिए अच्छा, और सुरक्षा एवं संचार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो सुविधाएं अगर इन सभी स्थानों पर किसी भी पर्यटक को मिल जाए, आने जाने की, रहने की, या सुरक्षा और बात करने की, संचार एक जगह से दूसरी जगह मतलब बात विचार को आदान प्रदान करने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, तो ये सभी कारक जो हैं पांचों है कि दुग्ध कृषि की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दुग्ध कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे यह शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास अधिक विकसित होती है। ठीक है, यानी जो दुग्ध कृषि विशेषताएं होती है यह शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास अत्यधिक विकसित होती है। चलिए फिर दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे इसी क्वेश्चन में हम लोग, इसका मुख्य उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों की पूर्ति करना होता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग इसमें अत्याधुनिक तकनीक, मशीनों और उच्च नस्ल की दुधारू पशुओं का प्रयोग किया जाता है। और चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे दूध के साथ साथ मक्खन, पनीर, घी इत्यादि उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इसी क्वेश्चन में यह अत्यधिक पूंजी व श्रम प्रधान कृषि है। ठीक है, और यही दुग्ध कृषि की मुख्य विशेषता है, अंत में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घोत्तरीय के दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग का वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, और पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे स्थिति, यानी स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है जो आपको क्लास 12th में भी बहुत काम देने वाला है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्वेज नहर कहाँ स्थित है? मिस्र में, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे इसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और यह एक कृत्रिम नहर है। यानी कृत्रिम नहर कहने का मतलब कि यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया नहर है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे महत्व। यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। यानी जो स्वेज नहर है वो यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री मार्ग को प्रदान करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर पॉइंट में, क्वेश्चन नहीं पॉइंट में, चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे समय व दूरी की बचत। यानी स्वेज नहर के बन जाने के कारण समय और दूरी दोनों की बचत हुई। ठीक है, इसमें लिखेंगे केप ऑफ गुड होप मार्ग की तुलना में यह मार्ग हजारों किलोमीटर दूरी और समय की बचत करता है। चलिए फिर पांचवा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे व्यापारिक उपयोगिता, यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच कच्चे माल, पेट्रोलियम और तैयार माल के आदान प्रदान में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इस प्रकार स्वेज नहर मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख जीवन रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये आंसर था। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण का वर्णन करें। क्वेश्चन में है तीसरा नंबर में, तो उत्तर लिखेंगे कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण नहीं, वर्णन। ठीक है, तो लिखेंगे कि नगरों को उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। पॉइंट में लिखेंगे प्रशासनिक नगर में शासन व प्रशासन का कार्य, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे औद्योगिक नगर, उद्योग व उत्पादन केंद्र, जैसे जमशेदपुर, कानपुर। फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर में व्यापारिक नगर, वाणिज्य व व्यापार के लिए प्रसिद्ध, जैसे कि मुंबई, कोलकाता। चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे धार्मिक नगर, धार्मिक महत्व वाले स्थल, जैसे कि वाराणसी, हरिद्वार।
और फिर 5वां नंबर पॉइंट में लिखेंगे सांस्कृतिक व शैक्षणिक नगर, शिक्षा व संस्कृति के केंद्र जैसे कि बनारस यानी वाराणसी और अलीगढ़। फिर 6ठा नंबर पॉइंट में लिखेंगे पर्यटन नगर यानी प्राकृतिक और ऐतिहासिक कारणों से प्रसिद्ध जैसे कि जयपुर, शिमला इत्यादि। और अंत में हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार नगरों का वर्गीकरण उनके मुख्य कार्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है।